वेलकम बैक दोस्तों। तो जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंच सोशियोलॉजी की लास्ट टाइम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और अभी इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक पेज बोला था, उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये पेज आपको ध्यान होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था। और कहाँ से लिया है मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि मैंने दोनों वीडियोस जो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं इसके रिगार्डिंग, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर ये बुक है, बुक के अंदर पेज नंबर ही बता देता हूँ, पेज नंबर 9 पे है। ठीक है दोस्तों। तो 9 या 3 के अराउंड होगा, आप देख लीजिएगा उसमें। तो मैंने वो PDF बिल्कुल पूरी की पूरी बुक उसमें डाल दी है। तो आज जो हम देखने वाले हैं, फ्रेंच सोशियोलॉजी, जो सबसे पहले डेवलपमेंट हुई थी वो फ्रांस फ्रांस में हुई थी। तो फ्रांस में जो हुई तो बहुत सारे थिंकर भी हुए। जैसे मैंने कल आपको बताया था, एनलाइटमेंट के टाइम पे हमारे रोजू और मोंटेस्क्यू हुए थे। देन सेंट साइमन, कॉम्टे, डरकाइम, ये वाले इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारे इसमें पेपर में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज दीज आर द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज हम दो थिंकर्स थोड़ा देख लेंगे। सेंट साइमन कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि सेंट साइमन और ये कॉम्टे दोनों आपस में बहुत रिलेटेड हैं, तो इसलिए एक बार हम दोनों को थोड़ा देख लें। कॉम्टे को हम ब्रीफली पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि ये तो हमने पहले ही बोल दिया कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अभी सेंट साइमन पे। सेंट साइमन के बारे में हमें थोड़ी सी चीज़ें जाननी है। वो ये कि सेंट साइमन वाज ओल्डर देन ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है। एंड इनफैक्ट कॉम्टे इन हिज अर्ली ईयर सर्व्ड एज ए सेंट साइमन सेक्रेटरी एंड डिसाइपल। तो सेंट साइमन के कॉम्टे क्या थे? चेले थे और उनके सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक है दोस्तों। There is a very strong similarity between the idea of these two thinkers, yet a bitter debate developed between them which led to their eventual split. तो दोनों बहुत टाइम तक साथ भी रहे, और क्योंकि वो उनके फॉलोवर थे तो इस वजह से उनके आइडिया बहुत सारी जगह पे सेम भी हैं। ठीक है। तो उनके आइडिया आपस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, बट इवेंचुअली एक स्प्लिट भी पाया जाता है उनके आइडियाज़ में। तो इतना ही बस हमें जानना था कि सेंट साइमन का और अगस्त कॉम्टे का रिलेशन क्या है। अब आते हैं डायरेक्ट अगस्त कॉम्टे पे। तो कोम्टे ये फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं दोस्तों। ये ही पहले इंसान हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी टर्म को कोइन करा। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। HPSC में अगर क्वेश्चन हमारे से पूछा जाए कि सोशियोलॉजी टर्म का कोइन किसने करा, तो वो थे अगस्त कोम्टे। ठीक है दोस्तों। और ये स्टार्ट करने से पहले इन्होंने इसको नाम दिया था सोशल फिजिक्स। ठीक है। सोशल फिजिक्स इन्होंने नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उस टाइम पे सोशल साइंस डेवलप जब हो रहा था, सोशियोलॉजी जब डेवलप हो रहा था, सोशल साइंस में भी सोशियोलॉजी जब डेवलप हो रहा था, तो साइंस बहुत पीक पे था। क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि भाई ग्रोथ ऑफ साइंस हो रही थी, इनलाइटमेंट आ गया था। देन उसके ड्यूरेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म वगैरह वगैरह। तो साइंस बहुत बूम पे था। ठीक है। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं एक, जैसे हमारा फिजिक्स होता है नॉर्मली नेचुरल साइंस में, उसी तरीके से सोसाइटी का भी एक साइंस है, तो उसको मैं सोशल फिजिक्स का नाम दूँ। बट सोशल फिजिक्स टर्म पहले ही किसी ने यूज़ करी हुई थी, तो इन्होंने इसको विड्रॉ कर दिया और इवेंचुअली सोशियोलॉजी टर्म का कॉइन करा। और वो कब करा ये भी ईयर अगर पूछा जाए, कई जगह लिखा होता है 1939, कई जगह लिखा होता है 1938। तो एग्ज़ाम में ओबियसली दोनों तो नहीं डेट देंगे, वो इनमें से कोई एक देंगे। तो जो भी हो उसमें से हमें यूजुअली प्रेफर करना है 1838, सॉरी 1838 पे ही हमें मार्क करना है। 1838 दिया हो या 1839 दिया हो, तो हमें इन दोनों में से एक चूज़ करनी है। बट मोस्ट प्रेफरेबली जो अभी हम यूज़ करते हैं वो 1839 है। ठीक है दोस्तों। तो कोम्टे वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म सोशियोलॉजी, एंड ही हैड एनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन द लेटर सोशियोलॉजिकल थिंकर हर्बर्ट स्पेंसर। इनको हम डीपली पढ़ेंगे बाद में। एंड इमाइल डर्कहाइम, के ऊपर तो नेक्स्ट लेक्चर ही मैं लेने वाला हूँ। ठीक है। तो बेसिकली अगस्त कोम्टे डेवलप्ड ए साइंटिफिक व्यू, पॉजिटिविज्म। हमारे सोशियोलॉजी में बहुत सारी थ्योरी हैं, उसमें से पॉजिटिविज्म भी एक थ्योरी है। पॉजिटिविज्म क्या कहता है? पॉजिटिव बेसिकली बिलीव करता है कि हर चीज़ नेचुरल साइंस की तरह, हम जिस भी किसी भी चीज़ को हम नेचुरल साइंस की तरह देखें जिसके यूनिवर्सल लॉ हैं। ठीक है दोस्तों। कोई चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही तो कहीं और भी हो रही। मतलब जब हम एक समाज को साइंस की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दें तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्ट फिलोसफी। जब हम साइंस के लॉ, साइंस के आइडियाज़ बोरो करके सोसाइटी को डीकंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करते हैं। ओके। सो टू Comte, what he consider to be a negative and destructive philosophy for the enlightenment.
तो जब ये इनलाइटमेंट का फेज था तो उसी टाइम पे पॉजिटिविज्म का डेवलप होता है। तो ये बात मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। देन द यूज ऑफ द टर्म सोशल फिजिक्स मेड इट क्लियर एंड कॉम्प्टे सोट टू मॉडल सोशियोलॉजी आफ्टर द हार्ड साइंस। हार्ड साइंस मतलब नेचुरल साइंस जो हमारे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सब। ठीक है। So this new science, which in his view would ultimately become the dominant science, was to be concerned with the both social statics, एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर के लिए वो यूज़ करते थे कि जो स्ट्रक्चर हमारे सपोज हमारे पास फैमिली है, फैमिली में भी दो तरीके की होती है भाई, जॉइंट फैमिली है, आजकल हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली है, सिटी में लोग रह रहे हैं जो, ठीक है, जॉइंट फैमिली जिसमें पूरा एक परिवार, पूरा खानदान टाइप इकट्ठा रहता था। ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो ये डिसिप्लिन होगा, जो सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन, जो सोशल फिजिक्स जिसको ये कहते हैं ये एक बहुत बड़ा डोमिनेंट साइंस बनेगा जो कंसर्न करेगा किन चीज़ों को, सोशल स्टैटिक्स जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, एंड द सोशल डायनामिक्स जो सोशल चेंज को, कि सोशल स्ट्रक्चर जो है उसकी बात बताएगा पहले तो, एंड देन उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो सब दोनों को डील करेगा, सोशल डायनामिक्स एंड सोशल स्टैटिक्स। ठीक है। ये इनके बारे में उस बुक में जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है टेलीग्राम पे, आप जरूर एक बार देख लीजिए। आई रियली एम्फेसाइज ऑन दैट पार्ट वेरी स्पेसिफिकली बिकॉज वेरी 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 हेल्पफुल। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप अपने एंड से देखिए, क्योंकि देखिए जितना बेसिकली ट्राई होगा आप अपने डाउट कमेंट में लिखिए, और ये चीज़ें जितना हो सके आपसे अपने एंड से भी ट्राई करिए, क्योंकि मैं तो एक ब्रॉड लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऑल टुगेदर आपको अपने एंड से भी एफर्ट लगाना है। और जो जो इश्यूज हों, डाउट हो, ये टॉपिक कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा। ओके दोस्तों, एनीवेज उसमें अभी नहीं जाते, अभी मेन लेक्चर पे फोकस करते हैं। इन्होंने बेसिकली सोसाइटी को तीन तरीके से देखने का कोशिश करी। तो उनमें क्या था, बेसिकली इनकी एक अप्रोच थी कि सोसाइटी तीन स्टेजेस से होकर गुजरती है। तो उन्होंने बोला कि भाई तीन स्टेज कौन कौन सी हैं, इवोल्यूशन होता है सोसाइटी का तीन स्टेजेस में, और उसी को बेसिकली क्या कहते हैं, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस किसने दिया, तो आंख बंद करके अगस्त कॉम्प्टे लगा देना। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आता है। फाउंडिंग फादर हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। So, in his theory of law of three stages, the theory proposed that there are three intellectual stages through which the world has gone throughout the history. बार बार इतिहास में इन तीन स्टेजेस के थ्रू ही समाज जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, नॉट ओनली डज द वर्ल्ड गो थ्रू दिस प्रोसेस, बट ग्रुप, सोसाइटी, साइंस, इंडिविजुअल, इवन अ माइंड गो थ्रू द थ्री स्टेजेस। तो ऐसा नहीं है कि भाई समाज ही जा रहा है, कोई छोटा ग्रुप भी है, साइंस भी है, इंडिविजुअल भी है, इवन माइंड। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो तीन स्टेजेस उन्होंने दी। पहली दी थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेट जब हम मानते हैं कि भाई भगवान ही सब कुछ करता है। पहले किसी को मलेरिया हो गया, ठीक है, तो भाई मलेरिया हुआ तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्राइबल एरिया में भी या और जगह पे भी पहले लोग मानते थे कि भाई ये तो भगवान का गुस्सा है, गॉड्स एंगर, कि भगवान हमसे गुस्सा हो गया, इस वजह से हमें प्रताड़ित कर रहा है। ठीक है। तो उस टाइम पे थियोलॉजिकल स्टेज में लोग ऐसा सोचते थे, और ये कब की बात है, ये बात है अराउंड दोस्तों 1300 से पहले। ठीक है, 1300 के अराउंड की बात है, 1300 ईस्वी की बात है। तो इसमें भी थियोलॉजिकल स्टेज में भी बेसिकली तीन पार्ट हैं, इस पे क्वेश्चन भी आया था पीछे। तो उसमें तीन पार्ट कौन से हैं, एक फटेज्म है, एक पोलिथिज्म है, एक मोनोथेइज्म है। थीज्म जहाँ पे भी आएगा, थीज्म तो समझ लीजिएगा वो रिलीजन की बात हो रही है। थियो बेसिकली, थियो मैंने रिलीजन को जहाँ पे हमने सुप्रीम रखा हुआ है जिस भी सोसाइटी में। तो फटेज्म बेसिकली बात करता है ऑब्सेशन का, किसी भी चीज़ से आपको ऑब्सेशन है कि भाई कोई भी चीज़ है जो मतलब कि भगवान, एक ही भगवान को आप, पहले लोग मानते थे कि जैसे अर्ली वैदिक सोसाइटी में जहाँ पे अग्नि की पूजा होती थी, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे ट्रीज की पूजा होती थी। तो इन चीज़ों से ऑब्सेशन था, लोग इनको बहुत अच्छे से पूजते थे। फिर इवेंचुअली वैदिज्म से लोग पोलिथिज्म पे आते हैं कि बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे भगवान हो गए, उन सबको पूजने लगे। इवेंचुअली मोनोथीज्म पे आते हैं। तो थियोलॉजिकल स्टेज में अगर क्वेश्चन आता है कि इसके कौन कौन से पार्ट है, तो ये तीनों याद रख लीजिएगा। रट लो कुछ भी करो, बट याद रहने चाहिए। ठीक है दोस्तों, पोलिथिज्म, मोनोथिज्म, फटेज्म। ओके। तो ये हुई पहली स्टेज। तो अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि जैसे हम फैमिली में भी पैदा हुए, तो शुरू में हम भगवान वगैरह में बहुत मानते रहते हैं। ठीक है। इवेंचुअली जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो चीज़ें, हमारे नोशन बदलते हैं ग्रेजुअली। ठीक है। तो पहली स्टेज होगी थियोलॉजिकल स्टेज। देन तो ये वर्ल्ड प्रायर टू 300 BC, 300 BC, 1300 BC से पहले का जितना भी समाज है वो सब
हमारा थियोलॉजिकल स्टेज में आएगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेजर आइडिया सिस्टम एम्फसाइज बिलीव दैट सुपर नेचुरल पावर एंड द रिलीजियस फिगर्स मॉडल्ड आफ्टर ह्यूमन काइंड एंड द रूट ऑफ एवरीथिंग. कुछ भी हुआ तो वो उसका रीजन सब कुछ सुपर नेचुरल पे हम डालते थे, उसका रिलीजियस फिगर्स पे कि भाई ये तो भगवान की मर्जी थी, बाढ़ आई भगवान गुस्सा हो गया, ये हुआ इस वजह से. सब चीज़ को हम सुपर नेचुरल फोर्सेज भगवान पे इन सब चीज़ों पे डाल देते हैं. इन पर्टिकुलर सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड इज सीन एज ए एज सीन एज ए प्रोड्यूस्ड बाई गॉड कि भगवान का बनाया हुआ सब कुछ. देन सेकंड स्टेज की बात होती है, उसमें मेटाफिजिकल स्टेज है. मेटाफिजिकल स्टेज क्या है बेसिकली दोस्तों, जहाँ पे आप रिलीजन, ये बीच का स्पेस, और यहाँ पे हमारा आता है साइंस, इसकी इन बिटवीन है. ना तो आप ज़्यादा रिलीजियस है, ना आप पूरे साइंटिफिक ही हैं, ना पूरे रिलीजियस है ना साइंटिफिक, इन बिटवीन है. ठीक है, तो ये वाली स्टेज कौन सी है, 1300 से लेकर 1800 के बीच की. दिस कंसर्न रूट रफली बिटवीन 1300 और 18. द इरा इज करेक्टराइज्ड बाई, क्या क्या है इसमें, द बिलीफ दैट एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेज लाइक नेचर रादर देन पर्सनलाइज्ड कोड, एंड वे बेसिकली एक्सप्लेन एवरीथिंग वर्चुअली. तो यहाँ पे हम इन बिटवीन है. एंड फाइनली स्टेज आती है 1800 के अराउंड, जहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे क्या क्या होता है, 1800 के बाद क्या क्या होता है, एनलाइटमेंट आती है 1800 के अराउंड. देन उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया कि भाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. ठीक है, देन हमारा उसके बाद राइज ऑफ कैपिटलिज्म आया, फिर सोशलिज्म, फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन, एंड देन फेमिनिज्म, ग्रोथ ऑफ साइंस हुआ. तो वहीं से ग्रोथ ऑफ साइंस जैसे ही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आते हैं जब, तो पॉजिटिव स्टेज फिर यहाँ पे आने शुरू होती है. हम हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. ठीक है, रीजनिंग, लॉजिकली रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो पीपल नाउ टेंडेड टू गिव अप द सर्च फॉर द एब्सोल्यूट कोजेज, गॉड और नेचर, इन सब चीज़ों को छोड़ के, एंड कंसर्न इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशल एंड द फिजिकल वर्ल्ड इन सर्च ऑफ लॉ गवर्निंग देम. कि क्यों हो रहा है. अब ऐसा नहीं है कि भाई मलेरिया हुआ किसी को तो भगवान गुस्सा थे, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई रीज़न होगा. देन वी स्टार्ट कि उसको बैक्टीरिया रीज़न है, कि वायरस रीज़न है, कि फंगस रीज़न है, कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना. देन देर इज अ स्टार्टिंग ऑफ डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंटेशन. एक युवल नोआ हरारी की एक बुक है, आपने नाम सुना होगा, होमो सेपियंस. ओके, तो होमो सेपियंस में वो क्या कहते हैं, एक चैप्टर उन्होंने डिवोट करा है साइंस को, कभी टाइम लगे तो बाद में पढ़ लीजिएगा. उसमें बात हो रही है डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस, डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस. और ये डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस किसको कहते हैं, साइंस को. कि इससे पहले हम इग्नोर कर रहे थे, हर चीज़ को भगवान पे डाल दे रहे थे कि भाई कोई भी चीज़ हुई तो उसका भगवान ही ठेकेदार है. लेकिन जैसे अब ये वाला जो इग्नोर पार्ट कर रखा था, इसको हमने ढूंढना स्टार्ट करा, वहीं से जन्म लेती है साइंस. ठीक है दोस्तों, तो यही पॉजिटिव स्टेज है. So it is clear that in his history of the world, Comte focus on intellectual forces. तो intellectual basically आप जन्म लेते हो तो पहले रिलीजियस होते हो, इवेंचुअली आप बड़े रहते हो तो समझते रहते हो कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भगवान का काबू नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वैसे होती. ठीक है, फिर इवेंचुअली आप और साइंटिफिक होते रहते हो. ठीक है दोस्तों, इंडीड ही आर्ग्यूड दैट इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर इज द कोज ऑफ सोशल डिसऑर्डर. तो ये पहले मन में होता है, फिर इवेंचुअली हमें हमारी लाइफ में दिखता है. So, Comte believed that sociology ultimately would become the dominant scientific forces in the world because of its distinctive ability to interpret social laws and develop reform aimed at patching up the problem within the system. तो वो कहते हैं कि भाई बहुत सारे चीज़ें हुई, पॉलिटिकल साइंस आया, ठीक है, और बायोलॉजी थी, केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी, बहुत सारे हमारे पास पहले से भी डिसिप्लिन थे, इकोनॉमिक्स था, और भी बहुत सारे डिसिप्लिन थे. बट समाज को समझने के लिए कि भाई सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, इसको समझने के लिए सोशियोलॉजी एक डोमिनेंट साइंटिफिक डिस्कोर्स स्टार्ट होता है कॉम्टे की स्टार्टिंग से. ठीक है, तो ये ईमेल डरकैम जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आई होप कॉम्टे आपको समझ आ गया होगा. बट अगर इन केस कुछ भी इशू है, डाउट है, देन प्लीज़ पोस्ट ए कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.